ओके देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं अब आप लोग को एक्चुअली क्या है, क्लास 12 के कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी कुछ देर पहले मैंने क्लास 10 की केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन को मैंने पढ़ाया और ऑनलाइन वीडियोस को लोड करने के बाद कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि सर क्लास 12 का जो है बायो का वीडियो ज़रूर बनाइए और उसको सेंड करिए। मैंने उनको कहा भी था मैं बनाऊंगा, लेकिन एक्चुअली टाइम की कमी के कारण बन नहीं पा रहा था। ओके तो यहाँ पे क्लास 12 में एक्चुअली मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, बहुत से बच्चे आते भी हैं। यहाँ हमारे लोकल में जितने विद्यालय हैं उसके कुछ बच्चे आते हैं और कुछ बच्चे जो हैं जिसको मैंने 9-10 में पढ़ाया है वो लोग अभी कहीं डिस्टेंस मतलब दूर उनका एडमिशन वगैरह हो गया है, जैसे गोरखपुर और भी कई जगह पे लोग पढ़ते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो ये मेरा वीडियो है क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो क्लास 12 में एक्चुअली क्योंकि मैं अपनी कोचिंग में 5-6 लेसन नियर अबाउट कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्लास 5 से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। और फिर जो और पहले की वीडियो है फिर मैं लेसन वाइज उसको आपको बना के सेंड करूँगा, ठीक। देखिए यहाँ पे क्लास 12 में जो 5th लेसन है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये भी बात है ना कि बुक जो चेंज हुई है तो लेसन्स जो है कभी कम भी होते रहते हैं, ज़्यादा भी होते रहते हैं, ठीक। तो आप लेसन का नाम देख लीजिएगा, ठीक है, नंबर पे नहीं जाइएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास बुक है वो है क्लास 12 की, उसमें लेसन 5 है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ये लेसन रिलेटेड है मेंडल से या जेनेटिक्स से, ठीक है। तो इस लेसन में एक्चुअली जो टॉपिक्स दिए गए हैं, देखिए ये है आपका बुक, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेसन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आप क्लियर यहाँ पे देखेंगे 5 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 5 पॉइंट में जो फर्स्ट है वो है आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। मेंडल का जो इनहेरिटेंस का या आनुवांशिकता का या जेनेटिक्स का जो रूल था या नियम था वो पढ़ना है। सेकंड है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, और फिर थर्ड है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, फिर फोर्थ है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड फिफ्थ है आपका म्यूटेशन, एंड 6 जो टॉपिक है वो जेनेटिक डिसऑर्डर, क्लियर। तो यहाँ पे 6 मेन टॉपिक दिए गए हैं और उसी को थोड़ा सा डिवाइड करके और भी उसमें कुछ सब हेडिंग्स भी हैं वो आपको पढ़ना है। तो आज मैं इस लेसन का फर्स्ट जो टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें बुक के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें दी गई हैं तो पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे और कैसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, ये मैंने क्लास 10 में जो हमसे क्लास 10 में स्टूडेंट पढ़े होंगे तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है मेंडल के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला टॉपिक है उसका नाम है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। टॉपिक का क्या नाम है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। अब यहाँ पे एक्चुअली मेंडल के बारे में आपको जानना है। जो साइंटिस्ट एक थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। साइंटिस्ट का क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये इनके बारे में देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है कि इनका जन्म हुआ था 1822 में, ठीक, और इनकी डेथ हुई थी 1884 में, ठीक, 1884, ठीक। आफ्टर दैट अब इन्होंने अपने जीवन में ये क्या किए कि ये इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर इन्होंने जो प्रयोग किया एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये तो हो गया उनका लाइफ स्पैन जो है 1822 से लेकर 1884, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आफ्टर दैट फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये कि क्या नाम है, ये फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था, जो प्रयोग किया था मटर के पौधे पे, ये किया था 1856 से लेकर 1863 तक, ठीक है। ये लगभग नियर अबाउट 7 ईयर हो जाते हैं, क्लियर। तो यदि आपसे पूछता है कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ, तो उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया देश में, ठीक है। इसको ऑस्ट्रेलिया नहीं समझिएगा, ऑस्ट्रिया, AUSTRA, ऑस्ट्रिया, ASTRI, ऑस्ट्रिया, ठीक। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर था ब्रून शहर में, क्लियर। तो ये ऑस्ट्रिया देश में इनका जन्म हुआ था 1822 में, इनकी डेथ हुई 1884 में। और इन्होंने मटर के पौधे पे कंटिन्यूअस 7 ईयर्स तक प्रयोग किया। क्यों इन्होंने मटर का पौधा चूज किया? क्योंकि ये 6 माही पौधा होता है, 6 महीने में डेवलप होता है, फिर इसकी डेथ भी हो जाती है, इसका लाइफ समाप्त हो जाता है। तो मतलब 5 या 6 साल में एक साल में भी 2 बार आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। यदि आप मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट या एनिमल लेते हैं जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है तो उसको मतलब कई पीढ़ी तक अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना शॉर्ट ड्यूरेशन रहेगा उसको कई पीढ़ी तक अध्ययन कर सकते हैं, क्लियर। फिर यहाँ पे एक्चुअली जब ये 1856 से लेकर 1863 तक जो मटर पर प्रयोग करते हैं उसको पूरे एकदम डिटेल बनाते रहते हैं कि हम मान लीजिए मटर का एक बड़ा पौधा है, छोटा पौधा है, तो
उन दोनों में रिप्रोडक्शन कराया जाए तो उसके संतान कैसे होंगे, छोटे होंगे या बड़े होंगे। मटर के पौधे आप जैसे देखेंगे, मटर के जो होता है पी प्लांट, उसमें कुछ देखेंगे आप वाइट कलर के फ्लावर होंगे, कुछ में देखेंगे आप रेड या वायलेट कलर के फ्लावर होंगे। तो उन्होंने ये मतलब आइडिया लगाया कि एक प्लांट लिया मटर का जिसमें रेड कलर का फ्लावर है, दूसरा है जिस वाइट कलर का है, उन दोनों के बीच रिप्रोडक्शन करा के देख रहे हैं कि मतलब अगला जो संतान उससे हो रही है उसमें रेड कलर का फ्लावर है या व्हाइट कलर का है या पिंक कलर का क्या है। तो इसी को उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा, ठीक। और ये पूरा डिटेल वगैरह करने के बाद ये क्या करते हैं, ये अपना वर्क जो है ये क्योंकि 1884 में इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके पहले ये क्या करते हैं, अपना साइंटिस्टों के सामने अपना जो है प्रयोग रखते हैं, लेकिन अब उसको सही तरीके से मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और साइंटिस्ट इनकी बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। तो होता क्या है कि इनकी डेथ हो जाती है और इनका जो भी वर्क वगैरह था, 7 साल का जो काम था इनका मटर के पौधे पे, वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। अच्छा, आप प्रश्न पूछता है मेंडल ने किस प्लांट पे प्रयोग किया, तो आप बताएंगे पी प्लांट, मटर का पौधा, ठीक, या इसको बोलेंगे गार्डन पी, ठीक, अंडरस्टैंड, बगीचे वाला, गार्डन मीन्स क्या, बगीचे वाला जो मटर होता है। अच्छा, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, ठीक। अब पूछिए मटर का जो मेंडल ने प्रयोग किया था पौधे पर, उसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या है, तो पाइसम सटाइवम लिखेंगे। क्लियर। फिर से देखिए, आप लोग को मैंने बताया कि 1822 से 1884 इनका जो है जन्म और डेथ का ईयर है। आफ्टर दैट ये प्रयोग करते हैं 1856 से 1863, 7 साल तक। फिर ये साइंटिस्टों को देते हैं अपना, लेकिन साइंटिस्ट इनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं या ये सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। फिर जब इनकी डेथ हो जाती है तो 1900 में, ठीक है, इनकी डेथ कब हो गई, 1884 में, और 1884 के लगभग 16 वर्ष बाद, ठीक है, 16 वर्ष बाद जब 1900 आता है, ठीक, इनकी डेथ के 16 वर्षों के बाद तब क्या होता है कि 3 साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम है कार्ल कोरेंस, देखिए कार्ल कोरेंस, दूसरा साइंटिस्ट है ह्यूगो डिवरीज और तीसरे हैं एरिक वॉन सेरमैक, ठीक। ये नाम आप इसमें स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, सही तरीके से लिख लीजिएगा। जैसे कार्ल कोरेंस की स्पेलिंग क्या है, CARLCORRENS, कार्ल कोरेंस। फिर है ह्यूगो डिवरीज, HUGODEVRIES, ह्यूगो डिवरीज। थर्ड जो है एरिक वॉन सेरमैक, तो यहाँ पे टी यहाँ पे साइलेंट है, पूरा स्पेलिंग होगा ERICH, एरिक, VON वॉन, TSCHERMAK, ठीक है। तो इसको सही तरीके से आपको बुक भी मिल जाएगा, उसको अंडरलाइन करके आप पढ़ लेंगे कि इन्होंने रीडिस्कवरी किया। इन्होंने जब मेंडल का इनको लेख मिला तो इसको पढ़े और इन्होंने पाया कि जो मेंडल ने जो भी लिखा है वो चीज़ें सही हैं और उसमें रूल वगैरह बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहले इन्हीं का ध्यान गया कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स कैसे जाते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ठीक। तो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ब्रांच है या शाखा है जिसके द्वारा हम पढ़ते हैं कि कैरेक्टर्स जो होते हैं जीवों में वो कैसे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो जाते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट फिर और एक और है हेरिडिटी। हेरिडिटी का अर्थ क्या है कि कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना या वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, इसको बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी जेनेटिक्स ब्रांच हो गया, ठीक। और यहाँ पे जब ये साइंटिस्ट जो है, ये 3 साइंटिस्ट मेंडल के लेख को पाते हैं, उसको पढ़ते हैं और साइंटिस्टों के सामने इसको प्रस्तुत करते हैं, तो उनको मिलता है कि हाँ इन्होंने जो भी लिखा है वो सब चीज़ सही है, इस पर रूल वगैरह बनाया जा सकता है। तब इन्होंने 3 रूल यहाँ पे बनते हैं जिसको मेंडल्स लॉ कहते हैं या कहते हैं इसको लॉ ऑफ जेनेटिक्स या लॉ ऑफ हेरिडिटी भी इसको कह सकते हैं। तो ये मेनली मेंडल के जो लेख हैं उससे बनाए गए, ठीक। तो पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसको इजीली कैसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, कैपिटल T इंटू स्मॉल t, ठीक। अभी आपको ऐसे याद कर लेना, जब एक मैं रूल बताऊंगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सेकेंड जो है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। इसमें मैंने क्या लिखा है, कैपिटल T स्मॉल t और गुड़े फिर क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक। फिर है थर्ड जो लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको बोलते हैं। क्लियर। इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें आप याद कर सकते हैं कैपिटल R कैपिटल Y इंटू स्मॉल r स्मॉल y, ठीक। ये क्या है, ये भी आपको जब मैं अभी एक रूल को समझाऊंगा तब। फिर इसके साथ क्या दिया गया है स्टूडेंट, ये तो क्लास 10 में ही आपने पढ़ा है इतना, ठीक, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है और फिर क्या है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। क्लियर।
लेकिन इसके साथ साथ ये तो अभी तक मेंडल्स के जो रूल थे, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म मिले, चाहे पेड़ हो या कोई पौधा हो, पेड़ पौधा हो या कोई मान लीजिए एनिमल हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे फिर उसके बाद कुछ और, जब कुछ और जीवों में देखा गया कि मेंडल्स के लॉ हमेशा फॉलो नहीं होता था। मेंडल्स का लॉ कभी कभी उसके कुछ अपोजिट या उसके कुछ डिफरेंट टाइप के रूल मतलब देखने को मिलते थे, ठीक। तो वो क्या है, दो टाइप का यहाँ पे मिला। एक लिखा गया है यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, ये मेंडल्स लॉ से अलग है, ठीक है। ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कभी कभी देखने को मिला, और कभी क्या देखने को मिला, को डोमिनेंस, ठीक है। तो ये भी क्लास 12 में दिया गया। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ये टॉपिक मैंने आपको क्या बताया कि ये जो लेसन है इसमें टोटल जो है आपके ये है आपके 6 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। लेसन का नाम यह है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें 6 टॉपिक दिए हैं। जो पहला टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें मेंडल के बारे में जानना है, मेंडल ने जो रूल दिया है उसके बारे में जानना है, ठीक। तो मेंडल्स का जो रूल है या लॉ ऑफ जेनेटिक्स वो 3 ही है। वो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के बारे में मैंने बताया, जन्म कब हुआ, डेथ कब हुई, कब इन्होंने प्रयोग किया, फिर कौन से साइंटिस्ट थे जिनको इनका लेख मिला और ये क्या करते हैं, रीडिस्कवरी करते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको जानना है। फिर यहाँ पे जब मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया, 7 अपोजिट कैरेक्टर्स, मतलब 7 पेयर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मटर का पौधा लंबा है, एक मटर का पौधा छोटा है, एक पेयर हो गया। मटर पे मान लीजिए कि एक फ्लावर है रेड कलर का और दूसरे पे क्या है, व्हाइट कलर का, तो ये दोनों अपोजिट कैरेक्टर्स के पेयर हो गए। तो उन्होंने 7 पेयर अपोजिट कैरेक्टर्स को लिस्टेड किया, ठीक है। वो भी आपकी बुक में दिया गया, इससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये दिया गया, ठीक है। ये आपको लर्न करना है, इसको आप लिख लीजिए। कैरेक्टर देखिए 1 2 7 दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, पहले कैरेक्टर्स क्या है, स्टेम हाइट, ठीक है। अब स्टेम हाइट मतलब कैरेक्टर का नाम एक ही है कि पौधा बड़ा है या छोटा है, लेकिन इसमें 2 अपोजिट हैं, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, तो उसका एक पेयर हो गया। फिर दूसरा क्या आ गया, फ्लावर कलर, ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। लेकिन अब इसमें है वायलेट, बैंगनी रंग का, ऑब्लिक दिया गया व्हाइट, ठीक। तो बैंगनी रंग वाला और व्हाइट कलर का ये फ्लावर हो गया, ये दूसरे कैरेक्टर हो गए, दोनों अपोजिट हैं। फिर तीसरा है फ्लावर पोजीशन एक्सियल है कि टर्मिनल है, ठीक। तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं। मेरा कहने का मतलब है ये आपको लर्न होना चाहिए कि 7 कैरेक्टर्स कौन कौन है। कैरेक्टर 7 है और दोनों में अपोजिट लिए गए तो पेयर हो गए हैं, तो हो गया टोटल 14, उसको पेयर में कर लिया गया, क्लियर। फिर आप देखिए यहाँ पे जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसका एग्जांपल आपको याद करना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में देखने को मिला। तो यहाँ पे लिखा गया, देखिए मैंने लिखा डॉग फ्लावर, ठीक है। तो ये इसको या तो डॉग फ्लावर कहिए या स्नैप ड्रैगन कहिए या एंटी राइनम कहिए, तीनों एक ही, ठीक है। तीनों का अलग अलग नाम है लेकिन एक ही पौधे का वो नाम है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में देखने को मिला, तो आप कह सकते हैं डॉग फ्लावर में, या दिया हो सकता है स्नैप ड्रैगन, या दिया हो सकता है एंटी राइनम, क्लियर है, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में देखने को मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आपने याद कर लिया कि डॉग फ्लावर बोलिए इसको, या स्नैप ड्रैगन बोलिए, या एंटी राइनम बोलिए, ये पौधे का नाम है जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। फिर को डोमिनेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है या ब्लड सिस्टम होता है। मानव में जो ब्लड ग्रुप आप जानते हैं 4 टाइप का होता है, ए है, बी, ए बी और ओ, 4 टाइप का है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। एबीओ सिस्टम में भी जब इसका मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में तो आपको क्लियर होगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ क्या याद करना है, आपको याद करना है कि ये किसमें, इसका एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलता है, ठीक। तो 2 एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसका एग्जांपल है डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन या एंटी राइनम, और को डोमिनेंस किसमें देखने को मिलेगा, जो ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड का जो जेनेटिक्स है या वो कैरेक्टर्स कैसे आते हैं, ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, तो इसको शॉर्टकट में कहते हैं एबीओ ब्लड सिस्टम ह्यूमन बींग्स में, क्लियर। तो ये था सिर्फ आपको मैंने अभी तक ये सिर्फ बताया कि जो ये लेसन का नाम है, इसमें 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक में पहले टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। ये सभी का एकदम शॉर्ट था। अब एक एक के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो मेंडल के बारे में इतना आपको जानने की जरूरत है कि ऑस्ट्रिया देश में ब्रून शहर में यहाँ पे इनका जन्म हुआ और फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 3 साइंटिस्ट ने उनके डेथ के 16 ईयर्स बाद क्या किया, उनको रीडिस्कवरी किया, ठीक है। जो उनके लेख थे उसको पढ़ा और उनको लगा कि चीज़ सही है तो उन्होंने रीडिस्कवरी की। फिर ये 3 लॉ अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या रूल है और कैसे इजिली आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर।
देखिए जो पहला लॉ है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो इसको मैंने क्लास 10 में भी आप लोग को बहुत लोगों को पढ़ाया, तो इजीली आप इसको देखिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? मान लीजिए कोई मटर का लंबा पौधा है, ठीक है, मटर का एक लंबा पौधा और दूसरा एक मटर का मान लीजिए छोटा पौधा है। पी प्लांट टाल है और दूसरा डॉफ है या छोटा स्मॉल है। तो अब इन दोनों पौधों के बीच यदि रिप्रोडक्शन कराया जाए तो इनसे जो भी पौधे होंगे वो सभी लंबे होंगे, सभी लंबे होंगे। क्लियर है? एक दो मटर का पौधा लिया, एक आपने लंबा पौधा लिया, एक दूसरा छोटा पौधा लिया। अब इन दोनों के बीच रिप्रोडक्शन कराया, सभी पौधे लंबे हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये आप देखने को मिल रहा है कि जब दो अपोजिट कैरेक्टर्स वाले, अब देखिए 7 उन्होंने देखा ना, 7 अपोजिट पेयर उन्होंने बनाया है, उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो इजी अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि एक मटर का लंबा पौधा है और एक दूसरा मटर का छोटा पौधा है। इन दोनों में रिप्रोडक्शन आपने कराया तो जो पौधे उत्पन्न हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? सभी बड़े हो रहे हैं, कोई भी इसमें छोटा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ापन है या टॉलनेस है वही संतानों में जा रहा है और कोई भी संतान इनके छोटे नहीं है। यानी कि ये कैरेक्टर जो लंबापन वाला कैरेक्टर है या गुण है या उसका डीएनए है वो छोटेपन वाले पे भारी है। अंडरस्टैंड? यानी कि डोमिनेंट है। वो क्या है? डोमिनेंट। और ये कैसा है? रिसेसिव। रिसेसिव डोमिनेंट मतलब जो कैरेक्टर दिखाई देगा, रिसेसिव मींस जो कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा, वो दब जा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर? तो जब दो इसका कहने का मतलब है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, जब दो अपोजिट जीवों को आप लेते हैं जिसमें एक कोई अलग कैरेक्टर है, दूसरे में कोई अलग कैरेक्टर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मटर का लंबा पौधा लिया, एक छोटा पौधा लिया, दोनों मिश्रण कराए, तो हो क्या रहा है? जो पौधे हो रहे हैं सभी लंबे हो रहे हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंट क्या है? जो सभी पौधे लंबे हो रहे हैं यही डोमिनेंट है। यानी कि ऐसा पौधे में जीन है जो टॉलनेस वाला जीन है वो पौधे में दिखाई दे रहा है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर। अब कौन सा कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है? कोई भी पौधा छोटा नहीं हो रहा है, यानी कि कोई छोटा पौधा नहीं होगा, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है जो नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो इसी को कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। मीन्स जब अपोजिट कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म के बीच रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो उनकी संतानों में डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देता है और जो दूसरा कैरेक्टर जो नहीं दिखाई देता है उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए कि ह्यूमन बींग्स में कोई कपल है, मान लीजिए कि मेल है, ठीक है, जो हस्बैंड है वो मान लीजिए गोरा है और उसकी वाइफ जो है काली है। क्लियर? तो आप सिर्फ एक कैरेक्टर देख रहे हैं, कैरेक्टर। अब यहाँ पे दो अपोजिट है, एक गोरा कलर वाला जीन है और दूसरा है ब्लैक कलर वाला। हस्बैंड जो है वो गोरा है और जो वाइफ है वो ब्लैक है। दोनों के बीच जन्म हुआ, जो बच्चे होंगे सभी गोरे हो गए। ठीक है, अब सब तो ये यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? मान लीजिए 4 बच्चे में चारों गोरे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि गोरापन वाला जीन भारी है, वही आ रहा है, वही दिखाई दे रहा है संतानों में, लेकिन ब्लैक वाला कोई भी बच्चा ब्लैक नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? जो गोरापन वो क्या है? डोमिनेंट है। और जो नहीं, कौन सा नहीं दिखाई दिया? ब्लैक, तो ये हो गया रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, ऐसे कुछ भी हम मान सकते हैं। मान लीजिए कुछ आप देखेंगे ह्यूमन, मान लीजिए कि आप देख सकते हैं जैसे कि फ्लावर के बारे में, मान लीजिए मटर का पौधा है जिसमें रेड कलर का फ्लावर है, दूसरा मटर का पौधा है जिसमें व्हाइट कलर का फ्लावर है, दोनों में रिप्रोडक्शन करा रहे हैं और जितने भी पौधे हो रहे हैं सब में रेड कलर का हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? कौन सा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है? रेड फ्लावर दिखाई दे रहा है। तो रेड फ्लावर यहाँ पे डोमिनेंट है, किसके ऊपर? व्हाइट फ्लावर के ऊपर, वो रिसेसिव हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, इसको अभी मैं फिनोटाइप के आधार पर बता रहा हूँ। फिनोटाइप का अर्थ क्या है? जो कैरेक्टर आप बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, बाहर से आप देख सकते हैं और इसकी जीन्स को फिर अब लेटर में आपको बताऊंगा। ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड जो कैरेक्टर स्टूडेंट, यहीं से आप इसको लिख लेना। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये अब मान लीजिए कि ये पौधा लंबा है, तो इसका कारण ये है कि पौधे में कोई ऐसा जीन है जिसके कारण वो लंबा है। तो मान लेते हैं कि लंबा पौधे में जो जीन है वो है कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी जीन है, इसी के कारण ये पौधा लंबा है। ठीक, और ये पौधा छोटा है, मान लीजिए इसमें जीन है स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्लियर? दोनों टाइप के देखेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये जितने भी पौधे होंगे इसमें जीन हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी सभी में। और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी भारी होता है स्मॉल टी पे। तो कैपिटल टी किसके लिए है? टॉलनेस के लिए। तो इस सभी पौधे लंबे हो जाएंगे, स्मॉल टी क्या है? छोटा है। ऐसे इसको और भी मैं और एक्सप्लेन करके बताऊँ लॉ ऑफ डोमिनेंस को, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया शॉर्टकट में पहले बता दिया आपको कि एक पौधा लंबा है, एक पौधा छोटा है और सभी पौधे लंबे हो रहे हैं। लंबापन वाला गुण दिखाई दे रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, छोटापन वाला नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर? फिर यहाँ पे अब देखिए, मान लीजिए मटर का लंबा पौधा है, इसमें जीन क्या होगा? कैपिटल टी शुद्ध मटर का ये लंबा पौधा। ठीक है, दूसरा मटर का छोटा पौधा, इसमें जीन है स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्लियर?
अब इनमें गैमिट बनेंगे, जब गैमिट बनेंगे दोनों को सेपरेट कर देंगे, ठीक। अब इसको अलग कर दिया आपने, तो गैमिट बना, इसका गैमिट बना कैपिटल टी, और इसको अलग करेंगे क्या, कैपिटल टी। इसका गैमिट क्या बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब ये कैपिटल टी है, दोनों को अलग कर दिया, ये गैमिट, इसको अलग कर दिया, ये गैमिट बन गए। ये जनरेशन है, पहला जो आप ले रहे हैं पौधा उसको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, फर्स्ट, ठीक है। ये पहला वाला जो गया फर्स्ट वाला। अब कैपिटल टी के कारण पौधा लंबा, स्मॉल टी जीन के कारण पौधा छोटा है। अब यहाँ के आपका जीन्स कैसे बनाए, दोनों को सेपरेट कर लिया आपने, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला इससे एक बार मिलाइए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए इसका कैपिटल, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है, फिर इसी को मिलाइए इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे मिलाते हैं तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे मिलाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि अच्छा यहीं पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे जीन जो आपके गैमिट्स बनते हैं सब कैपिटल टी वाले बनते हैं। इसमें जो जीन बनते हैं स्मॉल टी, यानी कि इसके सभी जीन गैमिट जो हैं कैपिटल टी वाले हैं, इसके सभी गैमिट जो हैं स्मॉल टी वाले। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन मिलेगा, ठीक है, संतानों में, तो एक कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल, सब में रिजल्ट आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दूसरे पौधे जो जिनसे संतान उत्पन्न हुए उसमें, तो सभी पौधे लंबे हैं। क्यों लंबे हैं, क्योंकि सब में जीन है क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी भारी होता है किसमें, स्मॉल टी के ऊपर, तो वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी को बोलते हैं। क्लियर, ऐसे आपने लिख लिया। इसको आप इसमें फिगर भी बना सकते हैं, मटर का पौधा बनाइए, ये मैंने इजी आपको समझाने के लिए ऐसे बताया। अगला जो स्टूडेंट्स जो है, दूसरा जो है लॉ ऑफ, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए क्या है, ये दूसरा अब लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स। क्लियर, इसमें क्या होता है, फिर इसी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक मटर का लंबा पौधा आप ले लिया, दूसरा मटर का छोटा पौधा। क्लियर, इन दोनों के बीच रिप्रोडक्शन कराए, सभी पौधे लंबे, सभी पौधे लंबे। अब इनमें से कोई दो पौधा लेंगे, जो देखिए ये पहला है पेरेंटल जनरेशन, ये F1 जनरेशन है जो उससे संतान हो रहा है F1। अब इनसे दो पौधे कोई लेकर, मान लीजिए इन दोनों के बीच आप करा रहे हैं ना, तो आपको क्या दिखाई देगा, कुछ पौधे लंबे होंगे और कुछ पौधे छोटे होंगे। ये इसको बोला जाएगा F2 जनरेशन। 3 जनरेशन का हो गया, ठीक है। 3 जनरेशन में क्या हुआ, पहला एक स्टार्टिंग में पौधा लंबा लिया, स्टार्टिंग, फिर दूसरा पौधा छोटा लिया, उनमें जन्म कराए, सभी पौधे लंबे हो रहे हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे F1 जनरेशन, दूसरा जनरेशन। अब इन जो F1 जनरेशन जो पैदा इससे हुए हैं, उसमें कोई दो पौधे लेके जन्म कराएंगे, तब देखेंगे कुछ पौधे लंबे हो रहे हैं, कुछ पौधे छोटे हो रहे हैं, इसको बोलेंगे F2 जनरेशन। क्लियर, अब ये कैसे होता है, तो देखिए यहाँ तक तो आप कर ही रहे थे, आप यहाँ पे आप बता ही रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझाने के लिए। अब यहीं से थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा दिए, तो इसी से आपको समझ में आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। अब इसको जीन के आधार पे भी लिखेंगे, तो फिनोटाइप के आधार पे हो गया, मतलब पौधे बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है और कैसे मतलब पौधे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं, इतना ही आपको जानना, ठीक। इसमें आप क्या करेंगे, अब देखिए जीन्स के आधार पे मैं आपको बताता हूँ। जीन्स के आधार पे मान लीजिए स्टार्टिंग से चलते हैं, तो स्टार्टिंग से पहले वाले में भी आपने इसको सीखा है, एक मटर का लंबा पौधा है, बड़ा पौधा है, इसका जीन क्या है, कैपिटल टी। क्लियर, कैपिटल टी के, ये बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें जीन है ये वाला, इसीलिए वो बड़ा है, ठीक है। दूसरा मटर का जो छोटा पौधा है, इसमें जीन है स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हो गया पहला जनरेशन, P जनरेशन, फर्स्ट, ठीक है। ये बड़ा पौधा, छोटा पौधा, इसमें कैपिटल टी जीन, इसीलिए बड़ा, इसमें जीन स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच रिप्रोडक्शन कराना है। अब पहले इसके गैमिट्स बनेंगे, गैमिट्स मैंने आपको पहले ही बताया कैसे करें, इसको आप अलग अलग कर देंगे। देखिए कि इसका जो है जीन है कैपिटल टी, दोनों को अलग कर दिए, तो इसका गैमिट क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। दूसरा ये वाला जो छोटा पौधा है, उसका जीन क्या है, स्मॉल टी। गैमिट कैसे बनाएंगे, इसको भी अलग कर दिए दोनों को, ठीक है। तो इसका गैमिट क्या बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब मिलाने के लिए, अब जो पौधा होगा उसमें क्या सा होगा, तो एक बार इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसी को इसके दूसरे वाले से मिलाएंगे, ठीक है। ये मान लीजिए इसका गैमिट है, इसका गैमिट है, तो इसको पहले मिलाइए इस वाले को, एक बार इसको इसके फर्स्ट से मिलाइए, फिर इसी को एक बार इसके दूसरे से, ऐसे इससे मिलाइए इसको। क्लियर, तो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी को उसके दूसरे वाले से मिला दीजिए, फिर क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब इसको मिलाइए इस वाले को, सेम, इसको पहले इससे मिलाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। फिर इसको इससे मिलाएंगे, फिर क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो पौधे होंगे F1 जनरेशन में, इसमें F1 सब में जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी।
और आपको मालूम है कि कैपिटल टी भारी होता है स्मॉल टी पे, तो सभी पौधे देखने में कैसे होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पौधा लंबा है, शुद्ध रूप से लंबा है, क्योंकि यहाँ का जीन जो है कैपिटल टी है। यहाँ पे भी सब पौधे लंबे, लेकिन जीन देखिए डिफरेंट है, सब में एक कैपिटल टी है और दूसरा क्या है, स्मॉल टी, लेकिन कैपिटल टी भारी होता है स्मॉल टी पे। क्लियर? तो यहाँ तक तो आप ये आपको क्या बता रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक छोटा पौधा है और एक बड़ा पौधा लिया और सभी पौधे लंबे हो रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को बता रहा है। एक कैरेक्टर सिर्फ आ रहा है, दूसरा कैरेक्टर नहीं आ रहा है। लेकिन अब इसी में से दो पौधा लिए, मान लीजिए दोनों अब लिया आपने। ठीक है, इसको आप इरेज करके बताते हैं। अब इसी में से कोई दो पौधा लेना है F1 में से, इसी को आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो F1 में आपको क्या रिजल्ट मिला है, F1 में आपको रिजल्ट मिला है एक, दोनों पौधे मान लिया आप लिया, दोनों पौधे लंबे हैं और एक में जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे में भी जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर अब इसके दोनों पौधे लंबे हैं ना F1 वाले में, फिर इसमें क्या होगा, इसके गैमिट्स को बनाएंगे। गैमिट्स कैसे बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गैमिट कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर? ये गैमिट्स मान लीजिए बन गए। अब इसको फिर ऐसे मिलाएंगे, तो देखिए इसको पहले ऐसे इससे मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कैपिटल टी, फिर इसको इससे मिलाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल इसको इससे मिलाएंगे तो पहले कैपिटल लिखा जाता है, स्मॉल टी कैपिटल टी है तो पहले कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे तो स्मॉल टी। अब ये दो F2 जनरेशन का ये हो रहा है। ये कौन सा जनरेशन है, F2। F2 जनरेशन में आपको क्या, ये चार टाइप के आपके जीन्स मिल रहे हैं। एक क्या मिला, कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी है, तो पौधा क्या होगा, लंबा होगा, बड़ा होगा। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी हो रहा है तो कैपिटल टी वाला भारी होता है, तो ये भी पौधा क्या होगा, लंबा होगा। तीसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो रहा है तो इसमें भी भारी होगा, लेकिन एक पौधा मिल रहा है स्मॉल टी, इसमें कोई भी कैपिटल टी जीन नहीं है, तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो F1 जनरेशन तक क्या था। देखिए पहले P जनरेशन आपने लिया था, पहला स्टार्टिंग वाला लिया था, तो स्टार्टिंग वाले में क्या था, एक लंबा पौधा, एक छोटा पौधा, और उससे जितने भी पौधे हो रहे थे F1 में वो सभी लंबे हो रहे थे। वहाँ तक क्या फॉलो हो रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, क्योंकि लंबापन ही दिखाई दे रहा था, छोटापन कोई किसी पौधे में नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब F1 से दो पौधे आपने लिए, देखिए F1 से दो पौधे लिए तो उनमें जीन था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी है, इसमें भी है। अब इनमें जब जनन करा रहे हैं तो आपको मिलेंगे तीन पौधे लंबे मिलेंगे, देखने में तीन पौधे क्या मिलेंगे, लंबे मिलेंगे, और एक कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो यानी कि जो अब यहाँ पे अगले जनरेशन में F2 में आपको एक छोटा पौधा मिलता है, F1 में नहीं मिलता है। तो इसका अर्थ है कि जो छोटेपन वाला जीन है, जो शॉर्टनेस वाला जीन है या कैरेक्टर है, वो समाप्त नहीं हुआ है, और जब वो सही कंडीशन आता है उसको तब अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का अर्थ क्या है कि कोई भी कैरेक्टर अपने अस्तित्व को सेपरेट रूप में बचाए रखता है, सेपरेटली बचाए रखता है, और जब वो सही कंडीशन से आता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो समाप्त नहीं हुआ, वो मिक्स नहीं हुआ है। क्लियर? तो ये है आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसी को बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमिट्स, क्योंकि गैमिट जब बनते हैं, देखिए जब गैमिट बनेगा दोनों को सेपरेट कर देंगे, या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, यानी गैमिट्स पूरे वो प्योर होते हैं, उसमें कोई मिक्सर नहीं होता है। क्लियर? तो ये दो रूल हो गए स्टूडेंट। फिर से मैं आपको इसको शॉर्टकट में बताता हूँ, ये तो उदाहरण था। ठीक, फिर से मैं आपको इसको बताता हूँ कि कैसे आप इसको समझना क्या है, इसमें आपको समझना क्या है, ये देखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया है स्टूडेंट कि पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब कोई भी दो जीवों के बीच में जनन कराते हैं, रिप्रोडक्शन, और दोनों में अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, दोनों में अपोजिट कैरेक्टर होते हैं। जैसे मटर का पौधा था, एक पौधा लंबा था, एक पौधा छोटा था, कैरेक्टर एक ही है, मतलब हाइट ऑफ द प्लांट, लेकिन उसमें दो, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, अपोजिट दोनों है। इनमें जनन जब कराएंगे तो सभी पौधे लंबे हो रहे हैं, तो यानी कि डोमिनेंट जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वही है डोमिनेंट कैरेक्टर, जो टॉनल में सभी पौधे लंबे हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको बोला गया है। किसी में रिसेसिव